बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्ते। मैं यादव शारदा प्रसाद आर, प्रशिक्षित शिक्षक, चकाला मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला, आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 2 संविधान की उद्देशिका का भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने। यदि कोई समस्या है तो अंत में समय दिया जाएगा। उसके अंतर्गत जो स्वाध्याय के प्रश्न होंगे या आपको जो भी डिफिकल्टीज होगी उसे आप पूछ सकते हैं मुझसे। नागरिक शास्त्र पाठ 2 संविधान की उद्देशिका। बच्चों, पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। अब हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे पास हमारा लिखित कोई संविधान नहीं था। इतने बड़े देश को चलाने के लिए हमारा कोई कानून नहीं था। अब हमारे देश का स्वयं का एक कानून होना चाहिए। जिस तरह से विद्यालय में हम नियमित समय से आते हैं, नियमित समय से जाते हैं, छुट्टियां निर्धारित होती हैं, स्कूल में आने के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, पाठ्य पुस्तकें निश्चित होती हैं, अर्थात एक विद्यालय को चलाने के लिए भी नियम कायदे बनाए गए होते हैं। उसी तरह से हमारे देश को चलाने के लिए भी नियमावली की आवश्यकता थी। और जब देश आजाद हुआ तो उसके पहले ब्रिटिश सरकार के कानून चल रहे थे। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें लगा कि जब हमारा देश आजाद है तो इस देश के लिए हमारा स्वयं का कानून होना चाहिए। तो संविधान सभा बनाई गई। इसके पहले के पाठ में हम लोगों ने देखा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उस संविधान सभा में 299 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसूदा कमेटी, जो प्रारूप कमेटी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। इस तरह से हमारे जो लिखित संविधान था, बड़े बड़े विद्वानों ने मिल करके उसे 26 नवंबर 1949 तक पूरा किया। इस तरह से एक लिखित मसौदा, लिखित प्रारूप, लिखित संविधान तैयार हुआ। उसकी एक पुस्तक बन करके आई, भारत का संविधान। यह पुस्तक का मुख्य पृष्ठ यहाँ पर दिया गया। अब संविधान कानून ऐसे कानूनों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर हमारे देश का शासन चलाया जाता है। अब देश का शासन इसी नियम के हिसाब से, उसके अंदर ढेर सारे प्रावधान है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर लचीलापन भी है, जिससे किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत हित या किसी भी तरह से उसका अहित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। अभी हमारे जनप्रतिनिधियों को संविधान के कानूनों के अनुसार ही देश का कार्य चलाना पड़ता है। अब जनप्रतिनिधि कौन है? हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग मिलकर के पार्लियामेंट में एक साथ बैठ नहीं सकते, संसद में जा नहीं सकते। इसलिए हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई है, अर्थात हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार अर्थात हमारे ही जनप्रतिनिधि, हम लोगों द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं और फिर हमारे लिए, हमारे हित में क्या है उसके अनुसार कार्य करते हैं। उसके अनुसार फिर कानून की समीक्षा होती है या नए नए कानून समय समय पर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी कुल मिलाकर के 299 सभासद थे संविधान सभा में। और उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो थे। और जो मसौदा कमेटी थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। अब संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका क्या है, यह हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते हैं। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में हमें यह भाग मिलेगा। ज्यादातर पाठ जैसे ही शुरू होती है पुस्तक, पेज नंबर 2 पे यह उद्देशिका लिखी है। अब उद्देशिका में क्या लिखा है, उसके जो मुख्य मुद्दे मैं पढ़ता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा
और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बच्चों, इस उद्देशिका को संविधान दिवस के समय भी जो 26 नवंबर को मनाया जाता है तब भी हम इसे पढ़ते हैं और समय समय पर प्रार्थना के बाद भी इसे पाठशाला में पढ़ने का प्रावधान है। अब इसी के आधार पर इस पाठ में विस्तारित रूप से संविधान की उद्देशिका के बारे में बताया गया है, इसे हम देखते हैं। संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। उन कानूनों के एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती है। उद्देशिका अर्थात किसी भी कानून को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, फिर उसके अंदर संशोधन किए जाते हैं, उसे विस्तारित रूप दिया जाता है, फिर अंत में जाकर के कानून बनता है। कानून बनाने की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर जो उद्देशिका है उसमें जो कानून बनाए गए उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए कौन से महत्वपूर्ण बातें इस उद्देशिका में निर्धारित है। हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम सभी को एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना है, इसे उद्देशिका स्पष्ट करती है। अर्थात हम सभी भारत के नागरिक हैं। इस भारत देश पर हम सभी का अधिकार है। उसी तरह से हमारे जो कर्तव्य है इस देश के प्रति, उस कर्तव्य के प्रति भी हमें दृढ़ संकल्प रहना है। उद्देशिका इसी बारे में स्पष्ट करती है। उसमें उल्लिखित मूल्य, विचार, लक्ष्य और उद्देश्य उदात्त है। उन्हें कैसे प्राप्त करना है, इससे संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्वारा स्पष्ट किए गए। उद्देशिका एक तरह से इस कानून का जो मसौदा पूरा तैयार किया गया उसका एक संक्षिप्त सा रूप है, जिसे बहुत संक्षिप्त शब्दों में, लेकिन अगर उसका अर्थ निकालेंगे तो बहुत व्यापक है। उसे हम अब आगे देखते हैं। संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से होता है। जैसे हम लोगों ने उद्देशिका पढ़ी, उसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत में ही दिया गया है कि हम भारत के लोग। इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है जिसके अनुसार सभी भारतीय भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का अर्थ हम समझेंगे। अब उद्देशिका में मुख्य रूप से जो वर्णन किया गया है उसमें प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब बातें प्रमुख रूप से उल्लिखित है और इन सब के लिए हम दृढ़ संकल्प है। इसे किस तरह से कायम रखना है, यह सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब सबसे पहला पॉइंट है प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत पर दीर्घकाल तक अंग्रेजों का शासन रहा। यह शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। हम जानते हैं दीर्घकाल तक अंग्रेज, लगभग 150 वर्षों की गुलामी रही, अर्थात उतने वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। लगातार हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने मेहनत की। कितने लोगों का, अनगिनत लोग ऐसे जिसका नाम भी नहीं लोगों को पता है, जिसने इस आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, सब कुछ न्योछावर किया। उसके बाद जाकर के 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों का शासन हमारे देश से समाप्त हुआ। हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। अब यह प्रभुत्व संपन्न अर्थात हमारे देश पर हमारे देश के लोगों का ही कब्जा, अर्थात हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होगा। अब अपने देश के लिए जो भी नीतियां बनानी है उसके लिए हम निर्णय लेना है, उसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना, अर्थात हम पर अब किसी भी तरह से विदेशी लोगों का दबाव नहीं है या किसी भी तरह से विदेशी नियंत्रण नहीं है।
हम अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के हित में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पर आजादी के समय का एक दृश्य दिया है, जब 15 अगस्त सन 1947 को आधी रात को हमारे देश को आजादी मिली। हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न बनना था। प्रभुत्व संपन्न बनने का अर्थ सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना है। प्रभुत्व संपन्न अर्थात सरकार बनाना, सरकार बनाना अर्थात इस देश पर पूरी तरह से हमारा नियंत्रण हो। यह पूरा अधिकार अर्थात पूरी जो सत्ता है देश की, सरकार चलाने का पूरा अधिकार हमें, हमारे पास होगा, हम लोगों के पास होगा, हमारे चुने गए प्रतिनिधियों के पास होगा। लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा उन प्रतिनिधियों को उनके संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है। हम अपने देश के अंतर्गत कौन से कानून बनाए, यह निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को प्राप्त है। इसका मतलब जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी नेता है, उन्हें हम चुनते हैं। अब बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कम से कम 18 वर्ष की आयु का पूर्ण होना आवश्यक है और चुनाव में भाग लेने की जो प्रक्रिया है, मत देने का जो अधिकार है, कम से कम 18 वर्ष पूर्ण किया हुआ व्यक्ति मत दे सकता है। और जो चुनाव की जो यादी होती है, मतदार यादी, उसमें अपना नाम इनरोलमेंट कराना जरूरी है और हम इस देश के नागरिक हैं, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है यदि हमें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना है। तो जो जनप्रतिनिधि है, उनको चुनने का पूरा अधिकार, सर्वाधिकार हमारा है और जो अधिक हम अपना पूरा अधिकार उस प्रतिनिधि को देते हैं जो हमारे द्वारा चुन करके जाता है। वह हमारे हित में कानून बनाएगा, हमारे लिए कानून बनाएगा, हमारे देश की जो सत्ता संभालने का काम है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास हम अधिकार देते हैं कि वह अपने देश को सही दिशा दे और सही मार्ग दे करके अपने देशवासियों का हित सोचते हुए सत्ता का उपयोग करे। अब समाजवादी राज्य दूसरा पॉइंट है, मुद्दा है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य उसे कहते हैं जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती। देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं होगा, इसकी सावधानी बरती जाती है। अर्थात देश की जो भी संपत्ति है, उस पर सभी नागरिकों का समान रूप से अधिकार होगा। जो भी सार्वजनिक संपत्ति जिसे कहा जाता है, देश की संपत्ति, जैसे रेलवे, भारतीय भारतीय रेल जो है हमारे देश की संपत्ति है, लाल किला हमारे देश की संपत्ति है। ऐसे जो भी संपत्ति है, उस पर पूरा अधिकार हम सभी भारतीयों का है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं। तो संपत्ति का एकत्रीकरण करने का अधिकार कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। समाजवादी राज्य का अर्थ है सभी जो जनता है, निर्धन हो धनवान हो, उसके बीच किसी भी तरह की खाई ना हो और देश की संपत्ति पर सभी का एक ही तरह से अधिकार हो। पंथ निरपेक्ष राज्य, उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता को हमारा उद्देश्य बताया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। किसी भी हमारे देश में सभी धर्मों को समान रूप से आदर दिया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिल करके रहते हैं। हर कोई अपने धर्म के अनुरूप व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है। हर नागरिक अपने हिसाब से अपना धर्म चुन सकता है, उसे धार्मिक पूरी तरह से आजादी है। किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, अर्थात वहां पर इस्लाम धर्म को ही पूरी तरह से मान्यता है, अन्य धर्मों को मान्यता नहीं। इस तरह से हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार किया है। किसी एक विशिष्ट धर्म को मान करके हम नहीं चलते। हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने धर्म के अनुसार चलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है। धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात जो भी कानून बनाए गए, नियमावली बनाई गई है, सभी धर्म के लोगों के लिए बनाई गई। उसमें किसी एक विशिष्ट धर्म पर के लिए कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। सभी के लिए समान अधिकार, सभी धर्म के लोगों के लिए
समान रूप से कानून कार्य करता है। यहाँ पर दिया है, पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाकर हमने समाज की बहुधार्मिकता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। हमें संविधान द्वारा अनेक अधिकार प्राप्त हुए, परंतु उनका हम मनमाना अथवा असीमित उपयोग नहीं कर सकते। यह बात धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी लागू होती है। जब हम त्योहार पर्व मनाते हैं, तब हमें सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण का विचार करना भी आवश्यक है। इस तरह से हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात हम किसी और को कष्ट दे करके, तकलीफ दे करके, अपने पर्यावरण को गंदा करके या किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके हम पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को नहीं मान सकते। अर्थात अपने धर्म के लिए जो भी त्योहार मनाना है, पर्व मनाना है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी है, लेकिन एक निश्चित नियम में रह करके, किसी को बिना कष्ट दिए पर्यावरण का पूरी तरह से विचार करना उसके लिए आवश्यक है। लोकतांत्रिक राज्य, लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथों में होती है। उनकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है और नीतियां निर्धारित करती है। सभी का कल्याण साध्य करने हेतु सरकार को महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक निर्णय लेने पड़ते हैं। अब लोकतांत्रिक राज्य, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, सत्ता हमारी है, हमारे हाथ में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि भेजे गए हैं, उन प्रतिनिधियों का कार्य है कि अपने इच्छा के अनुसार निर्णय ले, नीतियों का निर्धारण करे, जिसमें सभी का कल्याण हो, देश का हित हो। उसके लिए फिर आर्थिक निर्णय लेने हो या सामाजिक निर्णय लेने हो, सभी को सोच समझ करके और पार्लियामेंट में सब बातें डिस्कस करके, पूरी तरह से उस पर चर्चा करके ही निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार के निर्णय प्रतिदिन सभी लोगों को इकट्ठे आकर लेना संभव नहीं होता, अतः निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी व्यवस्था है कि चुनाव हर निश्चित समय बाद 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार बदलने का पूरा जिम्मा हमारा है, अगर वो सरकार अच्छे से कार्य नहीं करती। इस तरह से हम देखते हैं लोकतंत्र में पूरी सत्ता जो है जनता के पास है। अगर वो परिवर्तन चाहते हैं, सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, सरकार सही तरीके से निर्णय नहीं ले रही है, तो उसके खिलाफ भी जन आंदोलन करके बीच में भी उस सरकार को पूरी तरह से अल्पमत में ला करके सरकार गिराई जा सकती है। इतना अधिकार जनता के पास होता है। इन चुनाव में मतदाता अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान द्वारा निर्मित संसद कार्यपालिका में प्रवेश करते हैं। संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात संसद में जो भी प्रतिनिधि जाते हैं, उसे भेजने का काम हम करते हैं। कार्यपालिका में भी जो सदस्य जाते हैं, वो हमारे द्वारा चुने होते हैं। फिर वहां पर जाने के बाद संविधान में जो पहले से ही उल्लिखित है, उसके अनुसार उन्हें काम करना है। मनमाना कार्य वह नहीं कर सकते। जनता का हित की भी किसी भी तरह से बाधित नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा निर्णय ना ले जो जनता के हित में ना हो। इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश की चलती है। यहाँ पर संसद का दृश्य दिया है, पार्लियामेंट। अब यहाँ चर्चा करो, इसमें दिया है मेरा परिवार विषय पर दीपा ने क्या लिखा वह पढ़ो। अब दीपा ने मेरा परिवार इस विषय पर कुछ लिखा है, उसको देखते हैं। लोकतंत्र से तात्पर्य केवल चुनाव नहीं है। मेरे माताजी, पिताजी घर के सभी काम इकट्ठे करते हैं। उन कामों में हम भी हाथ बटाते हैं। एक दूसरे से बोलते समय हम संभवतः झगड़ा न करते हुए बोलते हैं। यदि झगड़ा होता भी है, तब भी शीघ्र ही उसे सुलझाकर एक दूसरे का कहना सुन लेते हैं। यदि दादा दादी जी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उनसे भी पूछा जाता है। अनुजा को कृषि अध्ययन में अनुसंधान करना है, उसका यह निर्णय सभी को पसंद आया। दीपा के घर में लोकतांत्रिक पद्धति प्रचलित है, ऐसा तुम्हें लगता है क्या? इस परिच्छेद में लोकतंत्र की कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? यहाँ पर हम देखते हैं दीपा ने अपने घर के बारे में कुछ लिखा है कुछ शब्दों में, जिससे हम देख करके बता सकते हैं कि वहां पर लोकतांत्रिक पद्धति प्रचलित है अथवा नहीं। अब यहाँ पर लोकतंत्र का तात्पर्य केवल चुनाव नहीं है, इलेक्शन हो जरूरी नहीं है, लोकतंत्र है वहां पर। अब यहाँ पर दिया है कि घर के सभी काम माता पिताजी इकट्ठा करते हैं, उसके साथ साथ हम भी उन कामों में हाथ बटाते हैं। अर्थात जिस तरह से इतना बड़ा देश है,
वहां पर कमाने का कार्य पिताजी कर रहे हैं, माताजी कर रहे हैं घर में। उसी तरह देश के सभी नागरिक इस देश को इकट्ठे होकर के, सभी मिलजुल करके इसकी प्रगति के लिए कार्य करें। उसी तरह जैसे एक छोटे से घर का उदाहरण दिया है कि घर के सभी कामों की जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ माता पिता या माता ही काम करे ऐसा नहीं है। माता पिताजी मिलकर के काम करते हैं, जैसे बाहर का कार्य पिताजी ने कर लिया, घर के अंदर के काम माताजी ने कर लिया, और सभी बच्चे उन कामों में हाथ बटाएं। और अगर किसी भी विषय को लेकर के उनमें विवाद भी होता है, वो बैठ करके उसको सुलझा लेते हैं। वैसे ही जैसे लोकतंत्र, हमारे देश का लोकतंत्र भी इसी तरह से चलता है। पार्लियामेंट में अगर किसी भी विषय को लेकर के मतभेद होता है, तो उसके बारे में चर्चा की जाती है, उसे मिलजुल करके बैठ करके सुलझाया जाता है, और फिर उसमें से रास्ता निकालने का काम करते हैं। उसी तरह से दीपा के घर की भी स्थिति है। यदि किसी बात को लेकर के कोई उलझन होती है, कोई विवाद खड़ा होता है, उसे मिलजुल करके बैठ करके सुलझा लिया जाता है। अगर कोई मुख्य निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय, तो दादा दादी जी उसमें परिवर्तन करने का पूरा अधिकार रखते हैं। उसी तरह से जैसे उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है या अदालत है, या फिर पूरा अधिकार राष्ट्रपति जी के पास सुरक्षित है लोकतंत्र में, उसी तरह से यहाँ पर दादा दादी जी एक श्रेष्ठ घर के वरिष्ठ लोग हैं, जो अगर कोई निर्णय, किसी से कहीं कोई गलती हो रही है, कोई निर्णय लेने में चूक हो रही है, तो उसे सुझाव देते हैं, उसे परिवर्तन करने का पूरा अधिकार उनके पास होता है। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले दादा दादी जी से पूछा जाता है। ऐसे ही डेमोक्रेसी में भी है। पार्लियामेंट जब किसी भी चीज को सैंक्शन करता है, पास करता है, तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के पास सभी अधिकार सुरक्षित होते हैं। अगर वो उसे मान्य कर ले तो ठीक, नहीं तो फिर से संशोधन करने के लिए भेजा जाता है, तो संशोधन सुझाए जाते हैं। अब यहाँ पर अनुजा को कृषि अध्ययन में अनुसंधान करना है। उनका यह निर्णय सभी को पसंद आया। अब हर व्यक्ति अपने देश में स्वतंत्र है, वह किसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है, कैसे पढ़ना लिखना चाहता है, एक नियम के अंतर्गत जो नियमावली बनाई गई है उसके अंदर रह करके स्वतंत्रता से अपने करियर को निर्धारित कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पर अनुजा को भी पूरा अधिकार है कि यदि वह कृषि अध्ययन में पढ़ना चाहती है, उसमें अनुसंधान करना चाहती है, तो वह जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा घर लोकतांत्रिक पद्धति से चल रहा है। इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि लोकतांत्रिक पद्धति से पूरा घर चल रहा है, और डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं बताई गई, कि सभी के अधिकार सभी जगह सुरक्षित है, सभी मिलजुल करके लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाने का कार्य करते हैं, अपने देश को, अपने देश विकसित देश पूरी तरह से विकास कर सके, इसके लिए सभी का कंट्रीब्यूशन आवश्यक है, सभी का सहयोग आवश्यक है। गणराज्य, हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है। गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं। कोई भी सार्वजनिक पद वंश परंपरा अथवा विरासत में प्राप्त नहीं होती। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने देखा राजेशाही चलती थी, पेशवाई चलती थी, अर्थात एक राजा, फिर उसका बेटा, अगली पीढ़ी, फिर राजा। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी एक वंश परंपरा के अनुसार या विरासत में उसे राज्य प्राप्त होता था। लेकिन गणराज्य में ऐसा नहीं। गणतांत्रिक जो प्रणाली है, लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, उसमें जो भी व्यक्ति चुना जाएगा, वह चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से उसे कुछ भी विरासत के रूप में प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी सांसद या विधायक या नगर सेवक भी चुना जाएगा, तो वह किस आधार पर, जो भी जनप्रतिनिधि जाएगा, जनता के द्वारा चुन करके ही जाएगा। इसमें वंश परंपरा अथवा विरासत से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर, मेयर, सरपंच जैसे पद, यह सब सार्वजनिक पद है। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, लीडिंग पार्टी होती है संसद में, वहां पर सबसे बड़ी पार्टी का एक मुखिया, जिसे फिर प्रधानमंत्री पद सौंपा जाता है, वह भी पूरी तरह से सभी लोगों के समर्थन से ही, अगर किसी को लगता है कि प्रधानमंत्री जी सही कार्य नहीं कर रहे, उन्हें भी हटाने का पूरा अधिकार हम जनप्रतिनिधियों के पास देते हैं। उसी तरह से सर्वोच्च जो पद है सम्मान और प्रतिष्ठा का हमारे देश में गणराज्य प्रणाली में, वह राष्ट्रपति के पास है, और राज्य में राज्यपाल मुख्य होता है,
जिस तरह से देश में राष्ट्रपति सभी पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, उनके साइन के सिग्नेचर के बाद ही कोई भी चीज पास होती है, जो संसद में पास हुई है उसके बाद पास होने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाती है। उसी तरह से राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है। यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री का पद है, वैसे राज्य में मुख्यमंत्री का पद होता है। वैसे जो महानगर पालिका है वहां पर महापौर मेयर का पद प्रमुख होता है, और गांव में सरपंच। ये सारे पद सार्वजनिक पद है। इन पदों पर विशिष्ट आयु की शर्त पूर्ण करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़कर पहुंच सकता है। राज्य सत्ता प्रणाली में ये पद वंश परंपरा अथवा विरासत में एक ही परिवार के व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है राज्य सत्ता, उसमें वंश परंपरा के अनुसार राजा का बेटा फिर वो राजकुमार है, बाद में फिर राजा बनेगा। इस तरह से वंश परंपरा अनुसार चलता है। किंतु जो गणतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं।